नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलटी ग्रेड के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस से जो थिंकर वाला उनका जो चैप्टर है उसमें अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा वाला प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न हमारा है कि अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा का परीक्षण कीजिए एवं वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो 2 डायमेंशंस में है और जनरली जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं तो वो 2 डायमेंशंस में होते ही होते हैं। और यूपी पीसीएस देने जाएंगे तो अब तो जो स्थिति है वो 3-4 डायमेंशंस पूछ रहा है। तो आप लोग भी एटलीस्ट 2 डायमेंशंस के लिए तो तैयार ही रहिएगा अपने मेंस परीक्षा में। संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा यूपी पीसीएस को लेकर के है जो वर्ष भर चलता रहता है, फाउंडेशन बैच है। और ये बैच विशेष तौर पे 2026 पीसीएस देने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि 2026 में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। और 1200 तो करीब अभी ही सूचना मिल रही है और ये बढ़ करके 1500 से ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में गोल्डन चांस है, आप लोग अगर 24 में असफल हुए हैं तो एक बड़ा अवसर है आप यहाँ उस विफलता को सफलता में बदलने का। और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का जो हमारा प्रोग्राम है एलटी को लेकर के तो वो तो चल ही रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, दोनों बैच चल रहा है। हिस्ट्री 7 अप्रैल से शुरू है और पॉलिटिकल साइंस वाला जो बैच है वो 14 अप्रैल से शुरू है। चलिए अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा का परीक्षण करना है एवं वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता की विवेचना करिए। तो 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना होगा। सबसे पहले क्या है कि प्रश्न में ये आपसे पूछ रहा है कि जो अरस्तू ने नागरिकता से संबंधित जो एक अपने विचार रखे थे, जो उनकी एक अवधारणा थी, उसे बताना है। और बताना ही नहीं, उसका परीक्षण करना है कि मतलब उसका नकारात्मक चीज़ें बताना है, सकारात्मक चीज़ें बताना है और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता कितनी है इसे बताना है। तो यही आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो आइए थोड़ा सा एक भूमिका दीजिए कि अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा उनके पॉलिटिक्स, मतलब उनकी जो एक रचना है पॉलिटिक्स, तो उसमें उन्होंने अपनी नागरिकता से संबंधित क्या है अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये चीज़ें हैं, आप देखेंगे इसी में जो है नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार नागरिक वह व्यक्ति होता है जो न्याय व्यवस्था और प्रशासन में भाग लेता है। इनके अनुसार वह व्यक्ति नागरिक होता है जो न्याय व्यवस्था और प्रशासन में भाग लेता है और राज्य में क्या है वो पद ग्रहण करता है, किसी भी पद पे हो, लेकिन राज्य के शासन प्रशासन में वो अपना सक्रिय भागीदारी करता है, वही नागरिक है अरस्तू के अनुसार। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार नागरिकता राज्य की क्रियाकलापों में भागीदारी है, वही मतलब राज्य के कार्य व्यवहार में आप कितना सक्रिय हैं उसी से आपकी नागरिकता तय होती है। फिर नागरिक किसे माना जाए और किसे नहीं माना जाए, इस विषय पर अरस्तू ने निषेधात्मक और सकारात्मक दोनों रूप विचार किए। मतलब कौन व्यक्ति नागरिक हो सकता है या किसे नागरिक माना जा सकता है और किसे नागरिक नहीं माना जा सकता है, इसकी अवधारणा अरस्तू ने कहाँ दी है, अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दी है। तो पहले हम अरस्तू के सकारात्मक जो विचार है नागरिकता को लेकर के उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर नकारात्मक चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इनकी जो है कि नागरिक, जो व्यक्ति नागरिक बनेगा उसकी पहली विशेषता क्या है कि वह सक्रिय भागीदारी करेगा। मतलब सच्चा नागरिक वह है जो जूरी, अदालत और प्रशासनिक पदों में सक्रिय हो, सक्रिय भाग ले, न कि केवल अधिकार भोगे। मतलब अरस्तू का ये कहना है कि भाई जो नागरिक है वो शासन प्रशासन में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, अपने कार्यों का निर्वहन करे, वही नागरिक है। ऐसा नहीं है कि जो केवल देश में पैदा हो गया है और अपने जो उसके जो मूलभूत अधिकार हैं उसको भोगे। मतलब भाई मूलभूत अधिकार रोटी कपड़ा मकान का अधिकार है, जो राज्य एक कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट होता है वो देता ही देता है सबको, तो वो निष्क्रिय लोग हैं, वो सक्रिय मतलब नागरिक नहीं है अरस्तू के अनुसार। अरस्तू के अनुसार सक्रिय नागरिक होने के लिए आपको शासन प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए आपकी। फिर दूसरा जो है वह व्यक्ति नागरिक बन सकता है जो विकसित बुद्धि का हो, मतलब जिसकी बुद्धि विकसित हो।
अरस्तू के अनुसार नागरिकों को विकसित बुद्धि वाला होना चाहिए, जिससे वह राज्य के विकास एवं प्रबंधन की गतिविधियों में भागीदारी कर सके। साथ ही साथ नागरिकों के पास अवकाश भी होना चाहिए ताकि वे राज्य के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी कर सकें। मतलब अरस्तू का कहना ये है कि अगर कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख होगा, अगर आप ऐसे समझें, कोई पागल होगा तो वो राज्य के किस काम आएगा। तो ऐसे में वो राज्य का नागरिक होने के लिए मतलब उसको राज्य की नागरिकता दी ही नहीं जानी चाहिए, उसे राज्य का नागरिक माना ही नहीं जाना चाहिए। राज्य का नागरिक किसे माना चाहिए? जो बुद्धिमान हो और जो राज्य की गतिविधियों में अपना सक्रिय योगदान दे सके। फिर अरस्तु नागरिकता के तहत दास प्रथा का समर्थन भी करता है। मतलब अरस्तु कहते हैं कि भाई नागरिकता में दास प्रथा होनी चाहिए, क्योंकि अगर दास प्रथा होगी तो दास क्या करेंगे? जो बुद्धिमान लोग हैं उनके घर दास काम करेंगे, और जब उनके घर दास काम करेंगे तो उन्हें अन्य गतिविधियों में अपना टाइम उनका बचाएंगे। वो दास जो है उनका घरेलू काम कर देंगे, उनके लिए खाना बना देंगे, उनका कपड़ा साफ कर देंगे, उनका घर मेंटेन कर देंगे। तो जो सक्रिय लोग हैं तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका समय इन सब वेस्ट कामों में नहीं जाएगा जिसे दास कर देंगे। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि दास प्रथा होना चाहिए, क्योंकि दास के होने से कोई बुद्धिजीवी नागरिक राज्य के तमाम गतिविधियों में अपना योगदान क्या है वो दे सकता है। तो वही है कि बुद्धिजीवी के लिए दास अनिवार्य हैं, क्योंकि दास बुद्धिजीवी की कार्यक्षमता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके जो अतिरिक्त कार्य होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये हो गए अरस्तु के सकारात्मक जो विचार हैं नागरिकता को लेकर के। लेकिन अरस्तु ने नागरिकता का निषेधात्मक पक्ष भी रखा है। तो अब दूसरे पॉइंट में, और ऐसे ही आपको अपने मेंस में लिखना है, ये नहीं है कि लंबा लंबा भूमिका लिखिए और लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखिए, बस छोटा सा हेडिंग। और हेडिंग में भी आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्या पेन बदल करके हेडिंग डालें, तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि आप बार बार पेन बदलें। एक पेन से 3 घंटे में 20 प्रश्न कर लीजिए, यही आप अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो इसमें देखिए कि नागरिकता का जो निषेधात्मक पक्ष है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे केवल राज्य में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक क्या है वो नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में विदेशी एवं दास भी होते हैं। मतलब अरस्तु कहते हैं कि ऐसा नहीं कि राज्य में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो वो नागरिक हो जाएगा। भाई दास भी निवास करते तो दास को नागरिक नहीं मानता है। महिलाएं एवं बच्चे नागरिक नहीं बन सकते क्योंकि वो बौद्धिक नहीं होते। अब सोचिए अरस्तु अपनी नागरिकता से संबंधित जो अवधारणा है उसमें जो निषेधात्मक अवधारणा है उसके तहत ये क्या कर रहे हैं कि दास नागरिक नहीं हो सकते, महिलाएं बच्चे नागरिक नहीं हो सकते। तो महिलाएं बच्चों के लिए वो कह रहा है क्यों नहीं नागरिक हो सकते? क्योंकि वो बौद्धिक नहीं होते। फिर अरस्तु आगे कहते हैं कि किसान, मजदूर एवं कारीगर भी नागरिक नहीं बन सकते। मतलब अरस्तु अपने यहाँ दास, महिला, किसान, मजदूर, कारीगरी सभी को जो है नागरिक नहीं मानते, क्योंकि उनके पास अवकाश का समय नहीं होता। मतलब उनके पास इतना समय ही नहीं मिलता जिससे वे राज्य एवं प्रशासन के बारे में सोचें, क्योंकि ये लोग उत्पादक वर्ग होते हैं, काम करते हैं, तो इनको काम करने दीजिए, ये नागरिक बनने योग्य नहीं है। नागरिक तो वही होगा कि जो राज्य के शासन प्रशासन में सक्रिय भागीदारी करे। संपत्तिहीन व्यक्ति भी नागरिक नहीं बन सकता। अरस्तु कहते हैं कि जो इनके पास संपत्ति नहीं वो भी नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि जो व्यक्ति संपत्ति का प्रबंधन नहीं कर सकता वह राज्य का प्रबंधन नहीं कर सकता। मतलब इनका व्यक्ति तात्पर्य ये है कि भाई जो व्यक्ति संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता अपने पुरुषार्थ के दम पे, तो वो राज्य रूपी संस्था को क्या चलाएगा जो अपने आप में विशिष्ट और महान है। तो ये अरस्तु के राज्य संबंधी अवधारणा है, जिसमें हमने सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों को देखा। तो अब आपके प्रश्न का एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा की गंभीर सीमाएं हैं, और इसी को आपको बताना है कि अरस्तु ने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से क्या हुआ तो वंचित कर दिया। भाई महिला, दास, बच्चे, कारीगर, किसान, मजदूर
कोई नागरिक है ही नहीं, तो नागरिक कौन है? वही जो मुट्ठी भर इलीट वर्ग के लोग हैं और जो बढ़िया पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं, तो वही नागरिक हो सकते हैं, बाकी तो सब नागरिक है ही नहीं है। और भारत में अगर इनके पैरामीटर को अपना लिया जाए तो 5% लोग नागरिक होंगे, बाकी सब नागरिक ही नहीं रह पाएंगे। भाई आधी आबादी हमारी 48% महिलाएं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, छट जाएंगी, बच्चे मतलब वो चले जाएंगे, उसमें भी बहुत से लोग गरीब हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं, किसानों की भूमिका नहीं, तो बचेगा कौन? वही 10-5% लोग, वही लोग नागरिक होंगे और राज्य की सत्ता का उपभोग करेंगे। तो ये सीमा है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है? वही देखिए आगे यहाँ लिखा भी है कि ये सबल वर्गों के हितों को पूरा करता है। मतलब क्यों पूरा करता है? क्योंकि सबल वर्ग ही जो है इसमें सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। तो अतः उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा आज के उदारवादी एवं समावेशी लोकतंत्र के लिए संकीर्ण एवं भेदभावपूर्ण है। आधुनिक लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है एवं राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिक होता है। तो मतलब आपसे पूछा गया ना प्रश्न में कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो आज के जो लोकतांत्रिक युग में ये एकदम संकीर्ण है और भेदभावपूर्ण है। आप बता रहे हैं क्यों भेदभावपूर्ण है? क्योंकि जो वर्तमान में हमारा आधुनिक लोकतंत्र है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को 10 वोट देने का अधिकार है, उनको भी एक ही वोट अधिकार है जो किसी गांव के अंतिम व्यक्ति को देने का अधिकार है, सबसे गरीब व्यक्ति को देने का अधिकार है। तो मताधिकार या जो मुकेश अंबानी के ह्यूमन राइट्स होंगे वही गांव के सबसे गरीब व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स होगा। तो ऐसे में अरस्तु का जो ये नागरिकता संबंधी अवधारणा है वर्तमान में एक तरीके से अप्रासंगिक है। अरस्तु द्वारा महिलाओं, बच्चों, किसानों, श्रमिकों, दासों को नागरिक न मानना असमानता एवं शोषण को क्या है वो दर्शाता है। कि बताइए आप इतनी बड़ी आबादी को, मतलब मनुष्य को आप इसलिए नहीं नागरिक मान रहे हैं क्योंकि वो कम बौद्धिक हैं या वो उत्पादक वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत ही असमान आप व्यवहार कर रहे हैं, तो ये असमानता को बढ़ाने वाले हैं। और लोकतंत्र में की जो सबसे बड़ी और अनिवार्य चीज़ है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता भी यहाँ होनी चाहिए और समानता, मतलब सबको एक समान आगे बढ़ने का अवसर मिले। अरस्तु के नागरिकता संबंधी अवधारणा में इतने लोग, दास, श्रमिक, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, सब शोषण के शिकार हो गए थे एक तरीके से। भाई जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आपके अधिकार ही क्या रहेंगे फिर भी तो ये सीमाएं हैं अरस्तु की नागरिकता की। लेकिन कुछ सक्रिय भागीदारी, जैसे फिर भी सक्रिय भागीदारी और नैतिक नागरिकता का विचार, जो ये सक्रिय भागीदारी की बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं में, राज्य के शासन प्रशासन में, और उसमें भी जो नैतिक इनका जो दृष्टिकोण है, नैतिकतावादी धारा है कि जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, मतलब सभी लोगों को सुख प्रदान किया जाए या सभी लोगों को कल्याणकारी प्रावधान किया जाए। तो ये जो इनके दो विचार हैं वो आज भी जो है नागरिकता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो कुल मिला जुला करके जो अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा है, तो हमने आपको निषेधात्मक और सकारात्मक दोनों बताया, फिर उसकी कमियों को बताया, और आज के लोकतंत्र में क्यों वो सूटेबल नहीं है, वर्तमान युग में प्रासंगिक नहीं है, उसको बताते हुए फिर हमने निष्कर्ष दिया। और निष्कर्ष में ये बताया कि भाई ठीक है, वर्तमान में ये प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इनकी जो सक्रिय और नैतिक भागीदारी वाला जो इनकी बात है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो चलिए, इसके बारे में तो मैंने पीछे चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन करें। 7 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा ऑफिस का 7303307507। तो आप अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ें, वहाँ आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मॉडल उत्तर मिलेगा, और ये प्रत्येक टेस्ट के बाद हम देते हैं, और चाहे वो PCS हो चाहे LT के बच्चे हों, आपको पूरा टॉपिक जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम कवर करेंगे। और जो हम मॉडल उत्तर आपको देंगे वो आपके लिए बेहद फ्रूटफुल है। बस आप उसको ट्रस्ट करके पढ़ के जाइए। जब हमारा परफॉर्मेंस PCS भी इस लेवल का होता है तो यहाँ तो हम इतना आपको करा के भेजेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ईमानदारी से जो है आप संस्थान के साथ बने रहिए। ये कुछ लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहला हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल टेलीग्राम का है,
दूसरा हमारा समृद्धि है इसका यूट्यूब है, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत हौसला देता है। और साथ ही साथ हमारा सेकंड चैनल भी संदीप मिश्रा ऑफिशियल, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं 7303307507 पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।